We will be discussing the Newton laws of motion in today's class. As you all of you must know कि आपका जो न्यूटन था that was a famous scientist, जो कि आपके क्लासिकल फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था. इस न्यूटन ने अपने कुछ लॉज दिए थे जो कि आपके न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहलाते हैं. एंड आई थिंक यू नो कि आपका जो न्यूटन था उसके जो यू मस्ट हैव हर्ड दैट फेमस स्टोरी कि उसकी बेसिस पे जो था वो न्यूटन ने अपने सारे लॉज दिए थे. You must have heard about that famous story कि जो न्यूटन का नॉर्मली हुआ था कि once he was sitting under a tree और उसके ऊपर जब वो सर पे इसके जना एप्पल आगे गिरा था. यू कैन से कि एप्पल गिरा था इसके सर के ऊपर. सो जस्ट बाय कॉम्प्रीहेंडिंग एंड जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट दैट एप्पल फॉलिंग डाउनवर्ड, उसकी बेसिस पे फिर जिसने पूरा अपने जो मतलब कि 3 लॉज थे जो बता दिए थे अपने में. 3 लॉज आर द मेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मॉडर्न फिजिक्स. तो मॉडर्न फिजिक्स के आप जाए तीनों बेसिक आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. तीनों आपको जाए वो न्यूटन लॉज हैं. सो दे आर बेसिक 3 लॉज. फर्स्ट वी विल जस्ट स्टडी द फर्स्ट लॉ. बारी बारी हम तीनों लॉ स्टडी करते हैं. फर्स्ट लॉ न्यूटन का क्या कहता है? फर्स्ट लॉ जो न्यूटन था दैट सेज दैट अच्छा, इसमें जो आपका सिलेबस है बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इसका जो न्यूटन थर्ड लॉ है, बट यू शुड नो द न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ. इसकी जो स्टेटमेंट है दैट स्टेटमेंट शुड बी नोन टू यू. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको जो यही कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज its state of rest or of uniform motion in a straight line. Every object continue its state of rest or of uniform motion in a straight line unless a constant or a resultant, unless a resultant force acts on it to change its state. ठीक है, unless a constant force acts on it to change its state. ये जो आपका लॉ था that is basically called Newton first law of motion. What is this Newton first law of motion? Newton first law of motion states that every object continue its state of rest or of uniform motion in a straight line unless a resultant force acts on it to change its state. इसमें अगर आप देखें तो बार बार जो है 2 स्टेट्स हैं जिनका हमने जिक्र किया हुआ है. देयर आर 2 स्टेट्स जिनका हमने जिक्र किया हुआ है. ऑब्जेक्ट की जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी 2 स्टेट्स होती हैं. आइदर द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन. या तो ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ होता है या फिर ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा होता है. तो लेट्स सपोज अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका रेस्ट के ऊपर है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आपका यही कह रहा है. न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको यही बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका जो कि आपका रेस्ट के ऊपर है, जो कि आपका रेस्ट के ऊपर है, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टे इन अ रेस्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ है जमीन के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जमीन पे रुका रहेगा, पड़ा रहेगा जब तक अनलेस अ फोर्स एक्ट ऑन इट. यानी कि जब तक आप इस पे फोर्स नहीं लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा. तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. एंड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट कि आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक पर्टिकुलर मास m है. तो ये ऑब्जेक्ट आपका जो है वो जमीन पे रुका हुआ है. इट्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. इसकी जो स्टेट है दैट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ये आपका स्टेट ऑफ रेस्ट है. इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट. ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि आप इसे फोर्स ना लगाएं. अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे देन व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्टेट है रेस्ट की स्टेट, ये अपनी स्टेट रेस्ट की स्टेट से इट विल चेंज इट्स स्टेट इनटू मोशन. यानी कि रेस्ट से ये मोशन के अंदर आ जाएगा जस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स. आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह पर रहेगा. इसकी जो है ना बहुत सही अपनी एग्जाम्पल नॉर्मल डे लाइफ में आपने देखी होगी. यानी अगर आप एक बुक की बात करते हैं, अगर आपकी बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है देन दैट बुक विल स्टे ऑन द टेबल अनलेस someone apply force and by applying force someone move that book. जब तक वो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगा के उस बुक को मूव नहीं करेगा, आपकी जो बुक है वो अपनी जगह मूव नहीं करेगी. सिमिलरली अगर आपकी गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है तो गाड़ी रोड पे खड़ी रहेगी जब तक कि कोई इस पर फोर्स ना लगाए और फोर्स लगाने के बाद उसकी जो है ना स्टेट को चेंज ना करे, उसको मूव ना करे. So this is basically what state is. ठीक है.
फाइनलिस्ट है। ठीक है, यस बेटा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट फोर्स इज कि सॉरी न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कि जो बॉडी आपकी चल रही रुकी होती है वो हमेशा रुकी रहेगी जब तक कि आप उसे फोर्स ना लगाएं। सिमिलरली द सेम फिनोमेना कैन हैपन विद मोशन एज वेल। लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी वो पहले से ही मूव कर रही है, ठीक है, अगर आपकी बॉडी पहले से ही मूव कर रही है, यानी कि लेट्स सपोज कि एक कार है जो कि आपकी रोड पे मूव कर रही है। द कार इज इनिशियली मूविंग ऑन द रोड पे पहले से ही मूव कर रही है, तो जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो कार आपकी रुकेगी नहीं। अब फोर्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई ब्रेक्स। आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या करेगा, बेसिकली यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट ऑन द बॉडी, और वो जो ब्रेक आप उस पर लगाएंगे दैट ब्रेक विल बी द वन दैट ब्रेक विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग दैट मोशन, स्टॉपिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। तो वो उस बॉडी की जो मोशन है उसको स्टॉप करने में आपके वो हेल्प आउट करेगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट स्टेट इज, यानी कि इनिशियल जो स्टेट है आपकी बॉडी की दैट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन में आप फोर्स लगाएंगे देन इट विल चेंज इट्स स्टेट, वो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। तो आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो आपको यही कह रहा है कि जो भी बॉडी आपकी होती है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करती है। अगर वो रेस्ट पर है देन इट विल स्टे इन अ रेस्ट, अगर वो मोशन में देन इट विल स्टे इन अ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। जब तक कि आप कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे बॉडी जो आपकी है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। दिस इज व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज। सेम थिंग सेम इसकी जो है ना वो बहुत सारी एग्जांपल है आपके नॉर्मल डे लाइफ के अंदर कि लेट्स सपोज इफ यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल, तो फुटबॉल अगर आपका रुका हुआ है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे आप उसको किक करेंगे देन द फुटबॉल विल स्टार्ट मूविंग। तो आपने फुटबॉल को किक किया तो बेसिकली व्हाट यू हैव डन, यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन द फुटबॉल एंड बिकॉज ऑफ दैट अप्लाइड फोर्स द फुटबॉल हैज चेंज्ड इट्स स्टेट, और उसने अपनी स्टेट जो थी वो रेस्ट से चेंज कर ली मोशन के अंदर। सिमिलरली वो जो फुटबॉल आपका जब मोशन में आपका आ गया देन इट विल कीप ऑन मूविंग until and unless someone try to stop it। यानी वो अगर आपने फुटबॉल लेट्स सपोज अपने गोलकीपर की तरह आपने फुटबॉल को हिट किया है then what will that goalkeeper will do, he will apply force with his hand and by applying force with his hand it will he will stop the motion of that football। तो जब वो फोर्स लगाएगा फुटबॉल की मोशन को स्टॉप करेगा, इसका मतलब है कि वो जो मोशन स्टॉप हुई है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो दिस बेसिकली ये आपको जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है वो जो कि आपको ये कहता है कि जो भी बॉडी आपकी रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगी, जो मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी जब तक कि आप कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं ताकि जब वो अपनी स्टेट चेंज करे। तो दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? नो सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लॉ। ओके, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ पहले। यहाँ ओके, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहे हैं, व्हेन अ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी of constant mass, it will produce acceleration in the body। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है आपका। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका, व्हेन a resultant force act on a body of a constant mass it will produce acceleration। यानी आप जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो होती है उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द बॉडी विल ऑलवेज एक्सेलरेट, इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। This acceleration is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the body। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, इसको सेकंड पार्ट जो सेकंड लॉ है आपका न्यूटन सेकंड लॉ, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि जब भी आपकी बॉडी है उसका मास कांस्टेंट, आप फोर्स लगाएंगे उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं कि जो फोर्स आप ये जो एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस होगी
दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये जो एक्सेलरेशन है ये अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ये आपका सेकंड पार्ट जो कि इसको शो कर रहा है। और द थर्ड पार्ट इसका कह रहा है कि ये जो आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर, दैट एक्सेलरेशन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो मास है उस मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल, दैट इज योर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इस सेकंड लॉ को जो है वो मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया। सिमिलरली यही जो आपकी एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो आपने इनवर्सली प्रोपोर्शन को लिख दिया, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। देन बाय कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन, जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, देन यू कैन राइट दैट ए इज प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम, ठीक है। इसमें एफ जो आपके पास फोर्स है, एम जो आपके पास फोर्स है, एम आपके पास यहाँ पे मास है। सो व्हेन एवर आई रिप्लेस दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद साइन ऑफ इक्वलिटी, आई हैव टू इंट्रोड्यूस द कांस्टेंट। तो मैंने इसमें यही किया कि मैंने इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने रिप्लेस किया साइन ऑफ इक्वलिटी से, और यहाँ पे मैंने जब अपना एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट कांस्टेंट इज माय कांस्टेंट के, और ये मेरे पास हो जाएगा एफ अपॉन एम। अच्छा, इसमें जब हम k की वैल्यू निकालते हैं तो k की वैल्यू जो हमारे पास आती है, दैट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। k हमारे पास 1 के बराबर आता है, यानी कि जो हमारा जो फाइनल फार्मूला बनता है इस केस के अंदर, हमारा फार्मूला बनता है कि जो एक्सीलरेशन होती है दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये हमारा फार्मूला बन गया, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। इसी फार्मूले को जो है हम रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट करते हैं, दैट f इज इक्वल टू ma, ठीक है। इसमें m जो आपका है दैट इज योर मास एंड a इज योर एक्सीलरेशन। दिस इज योर मेन फार्मूला जो कि आपका न्यूटन सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला भी आपको जो है न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला आपका कहलाता है। और ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला आपका यही शो कर रहा है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ये जो फोर्स आप लगाते हैं, दिस फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी। ये फोर्स जो है वो उस बॉडी में जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये जो एक्सीलरेशन आपकी होगी, दैट एक्सीलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी न्यूटन सेकंड लॉ को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपकी जो फोर्स है, फोर्स होती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। यानी कि आपको जो बॉडी का मास था उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन से, तो मास और एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई करने से यू विल बी गेटिंग योर फोर्स। This is also another way of another way of writing down the same formula, Newton second law। तो Newton second law आपका है, this is a Newton second law। और ये formula जो इसका, this formula is very important, we have to remember this formula। अच्छा, इस formula से अगर आप देखें तो जो एक मास होता है उसका यूनिट आपका होता है kg, the unit of mass is kg। और जो आपका एक्सीलरेशन होती है इसका यूनिट आपका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फोर्स होता है उसका जो यूनिट होता है दैट यूनिट इज केजी पर मीटर स्क्वायर। और ये जो केजी पर मीटर स्क्वायर होता है दैट केजी पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड योर न्यूटन, ठीक है। आपको जो केजी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन। ये जो हमारा ये न्यूटन के बराबर होता है, दिस इज व्हाट न्यूटन इज इक्वल टू। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला एज वेल कि आपको जो न्यूटन है वो किसके बराबर होता है, बिकॉज पेपर्स में कभी कभी जो है वो दे आस्क यू क्वेश्चन regarding this as well, that what Newton जो आपको होता है वो किसके बराबर होता है। you should remember कि Newton जो आपको होता है that is equal to kg meter per second square। so this is basically your formula, F is equal to ma, ये आपका formula होता है। so you can use this formula to find out the force। अगर आपको force निकालनी है and they have given you mass and acceleration, तो mass और acceleration use करके you can easily calculate the force using this formula। similarly ये तीन पैरामीटर आपके इस फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं। out of these three parameters, if सर ये n क्या है? सॉरी, n जो है इज इक्वल टू n, n आपका ये न्यूटन है, न्यूटन, दिस इज योर न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी कि ये जो दो मैंने आपको बताया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, बोथ ऑफ दीज आर द यूनिट ऑफ फोर्सेस। यानी कि फोर्स को हम जो है वो इन दोनों यूनिट्स में जो वो इजीली जो है वो मेजर कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ? Anyone? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसकी जो मैंने आपको यहाँ स्टेटमेंट बताई है, यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, आपने इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। एंड देन यू हैव टू रिमेंबर इट्स फार्मूला एज वेल। इसका जो फार्मूला है आपका, दैट हाउ यू कैन यूज दैट फार्मूला, वो फार्मूला भी आपने इसका जो वो याद रखना है। दिस इज ऑल्सो फार्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स। ये फार्मूला भी आपको जो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हैं।
Now next move on to the third. Law. अच्छा, न्यूटन जी का जो थर्ड लॉ है, दैट थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में आपसे जब भी पूछी जाएगी स्टेटमेंट कि आप स्टेटमेंट बताएं न्यूटन की, तो स्टेटमेंट आपको जो नॉर्मली न्यूटन थर्ड लॉ ही पूछी जाती है. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट न्यूटन थर्ड लॉ? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. दिस इज योर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये आपका जो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. अगर इस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में तो आपके पास यहाँ पे दो फोर्सेज हैं, एक आपकी जो है दैट इज योर एक्शन फोर्स और एक आपकी यहाँ पर है रिएक्शन फोर्स. वन ऑफ द फोर्स इज योर एक्शन फोर्स और एक आपकी फोर्स है दैट इज कॉल्ड योर रिएक्शन फोर्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल कि आपकी जो फोर्सेज होती हैं, फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स. ठीक है, फोर्सेज जो आपकी होती हैं वो हमेशा पेयर्स में एक्ट कर रही होती हैं. एंड व्हाट आर दोज पेयर्स? वो पेयर आपको होता है एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स. तो आपकी जो दो फोर्सेज आपकी होती हैं, वन ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड योर एक्शन फोर्स एंड द अदर फोर्स इज कॉल्ड योर रिएक्शन फोर्स. जो दूसरी फोर्स आपकी थी वो आपकी रिएक्शन फोर्स कहती है. तो आपको जो फोर्स है, इससे हमें ये आइडिया ये हुआ कि फोर्स जो आपकी होती है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन, यू कैन से कि फोर्स जो आपकी वो हमेशा अकर करती है पेयर के अंदर. एंड व्हाट आर दोज पेयर्स आर कॉल्ड योर एक्शन फोर्स एंड दोज पेयर्स आर कॉल्ड योर रिएक्शन फोर्स. तो फोर्स हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स. ठीक है, ये जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, दीज आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. तो व्हाट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ये बता दिया. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है? दैट फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. फोर्स जो आपकी होती है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करती है. एंड दीज पेयर्स आर कॉल्ड एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स. ये आपकी एक्शन फोर्स कहलाता है और रिएक्शन फोर्स आपको कहलाता है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आपका है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, सेकंड आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स का है वो यही है कि आपको जो एक्शन होता है और रिएक्शन होता है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल. ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल. दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. दैट इज योर सेकंड यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स का आपका क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो आपके होते हैं बोथ ऑफ देम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इनकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट होती है. दैट इज योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, जो कि आपने यहां से एक्सट्रैक्ट की. फोर्थ वन क्या आपका होता है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो आपके होते हैं, बोथ दीज फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये डिफरेंट बॉडीज पे लगे होते हैं. अच्छा, एक्शन और रिएक्शन की सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. लेट्स सपोज कि आपकी एक बुक है, वो टेबल पड़ी हुई है. अब जो बुक आपकी टेबल पड़ी हुई है दैट इज बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन. वो आपका एक्शन एंड रिएक्शन है. एक्शन क्या होगा? बुक जो होगी उसका वेट होगा एंड दैट वेट विल बी एक्टिंग ऑन अ टेबल. बुक का वेट होगा जो कि आपके टेबल पे लग रहा होगा, दैट इज योर एक्शन फोर्स. वो आपकी एक्शन फोर्स है. इन रिटर्न क्या होगा? जो टेबल आपका होगा दैट टेबल विल बी आल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द बुक. और वो जो टेबल एक्सर्ट कर रहा होगा फोर्स के ऊपर, दैट फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो आपको जो डायरेक्शन होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा. मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा. एंड बोथ दीज फोर्सेज विल बी एग्जिस्टिंग. दोनों जो फोर्सेज आपकी वो एग्जिस्ट कर रही होंगी एट द सेम टाइम. एक्शन और रिएक्शन जो आपके होते हैं वो सेम टाइम पे सेम बॉडी के अंदर जब आपके एक्ट कर रहे होते हैं और दे हैव दीज प्रॉपर्टी. तो आप इन प्रॉपर्टी से वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो कौन सी फोर्स है वो आपकी वो एक्शन है और कौन सी फोर्स आपकी वो रिएक्शन है. सिमिलरली वंस यू आर वॉकिंग, अगर आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो आप जो वॉक कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द वॉकिंग एज वेल यूर दैट इज ऑल्सो योर एक्शन एंड रिएक्शन. वो भी आपका एक्शन एंड रिएक्शन होता है. व्हाट इज बेसिकली इन वॉकिंग क्या कर रहे होते हैं
कि आप जो होते हैं वो जमीन को पुश कर रहे हैं विद योर फीट बैकवर्ड, यू आर पुशिंग द अर्थ बैकवर्ड विद योर फीट, तो दैट इज बेसिकली योर एक्शन, ये आपका एक्शन होता है। इन रिटर्न क्या होता है कि आपकी जो जमीन होती है, ग्राउंड होता है, दैट पुशेस यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ग्राउंड जो आपके वो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा होता है, और जो ग्राउंड आप पे जो फोर्स लगा रहा होता है दैट इज कॉल्ड योर रिएक्शन, वो आपकी रिएक्शन होता है, एंड दैट रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ विच यू विल बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरीके से जो आपका होता है यू कैन इजिली सी कि आपको जो बॉडी एक्शन एंड रिएक्शन आपको होता है वो दोनों आप जो सेम बॉडी स्पेक्ट कर रहे होते हैं एंड दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, ये जो एक्शन एंड रिएक्शन आपको होता है इसको जो है वो नॉर्मली हम हमारे जो ग्राउंड होते हैं, ज़मीन होती है, उस पर जो है वो इतना इजीली जो है उसको हम जो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ट्रेडमिल, ट्रेडमिल के बारे में पता है आप लोगों को? यू नो व्हाट ट्रेडमिल इज? Yes. Yes, sir. बेटा आप जब चलते हैं तो व्हाट बेसिकली यू आर डूइंग, जब आप ट्रेडमिल पे चलते हैं तो बेसिकली यू आर पुशिंग दैट ट्रेडमिल बैकवर्ड विद योर फीट। तो ट्रेडमिल जो आपका होता है डेफिनेटली पीछे मूव करते हैं। इन रिटर्न क्या होता है कि ट्रेडमिल जो होता है वो आपको बेसिकली रोटेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आप सेम फिनोमेना को जमीन पे अप्लाई करेंगे, ग्राउंड पे अप्लाई करेंगे, एंड द ग्राउंड विल बी पुशिंग यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन यू विल बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आपकी जो फोर्सेज होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ दिस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी पे आप क्या कर रहे होते हैं, एंड दे आर साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। तो दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ, और न्यूटन थर्ड लॉ के साथ साथ मैंने आपको जो है यहाँ पे बता भी दिया कि आपकी जो फोर्सेज होती हैं, जो दो फोर्सेज आपकी होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ दिस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी कि दोनों फोर्सेज आपकी हमेशा एग्जिस्ट कर रही होती हैं, बेशक आपको फोर्स नजर आ रही हो, फोर्स नजर आपको नहीं आ रही हो, लेकिन बोथ दिस फोर्सेज आर प्रेजेंट कंटिन्यूसली, हमेशा ये दोनों फोर्सेज आपके प्रेजेंट होती है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपकी जो रिएक्शन फोर्स है वो एक ही फोर्स हो, यू कैन हैव मोर देन वन रिएक्शन फोर्सेज एज वेल, आपके पास एक से ज्यादा रिएक्शन फोर्सेज भी आपकी हो सकती हैं। लेकिन सिंस रिएक्शन जो आप जो रिजल्टेंट रिएक्शन अगर आप देखें तो रिजल्टेंट रिएक्शन आप जो इसमें वो एक ही आपका होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए यू हैव टू फाइंड आउट दैट सम, तो जो सम आपका होगा दैट सम विल बी सेम। इसी एग्जाम्पल मैंने आपको जब मैंने बताया था कि आप फुटबॉल को, आप जब फुटबॉल को किक करेंगे तो फुटबॉल को जो आपने जब किक किया दैट विल बी योर एक्शन। तो इन रिटर्न क्या होगा, फुटबॉल विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो फुटबॉल आपका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो फुटबॉल जो होगा दैट विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रही होगी बिटवीन द फुटबॉल एंड द ग्राउंड, एंड देयर वुड बी सम एयर रेजिस्टेंस एज वेल, जिसकी वजह से फुटबॉल जो होता है उसकी जो मोशन होगी दैट मोशन विल कीप ऑन यू कैन से डिक्रीजिंग। तो एक्शन और रिएक्शन जो आपको होता है दैट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट देयर, एक्शन और रिएक्शन आपको हर वक्त यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल आप ले सकें, लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कहीं यू कैसे कि कोई बंदा है, किसी कोई पर्सन है, आप उस पर्सन को अगर आप जमीन जोर से मतलब थप्पड़ मारेंगे तो क्या होगा, उस बंदे को भी जो मतलब थोड़ा चोट लगेगी और आपको भी अपने हाथ में फील होगा बाकी ना यू हैव टू हिट समथिंग। तो यहाँ पे जो आपकी जो फोर्सेज होती हैं, एक्शन एंड रिएक्शन, बोथ ऑफ दीज फोर्सेज एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट, दोनों फोर्स आप वो एक ही वक्त में जो वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। Yes, beta. Any question regarding these three forces of these three forces, Newton forces?